हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम कर दीजिए, आप लोगों के ना नीचे जो कमेंट बॉक्स है देखो, वहाँ पे एक लिंक है इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो हमारी एक न्यू आईडी है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उस पर ना केवल एनआईएस बल्कि सीबीएसई या जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको इन्फो चाहिए होगी वो सब वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सोर्स में। ठीक है, तो वहाँ स्मॉल सोर्स डाले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर किया जाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, जितने लोग भी इसे देख रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पे लाइक हमें हमारा लिंक मिल जाएगा, बायो में भी मिल जाएगा और साथ में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, वहाँ फॉलो करने के बाद आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको लाइक वो पीडीएफ भी मिल जाएंगी जो भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो नीचे उसका लिंक है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम आईडी का, तो उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। किसी के भी फ़ोन से कर लीजिए, भाई बहन मम्मी पापा जिसके भी जो भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हो उनके फ़ोन से उसे फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि उस पर मैं प्रैक्टिकल की, टीएमए की या फिर जितने भी एग्ज़ाम की थ्योरी की जो भी डेट शीट होगी या फिर जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा सब मैं वहाँ पे शेयर किया करूँगा। ठीक है, तो आप लोग उस पर एक बार फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं, और याद रखिएगा पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी आपसे नो व्हाट्सएप पे झंझट। ठीक है, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है तो मैं मैसेजेस देख नहीं पा रहा हूँ, सो वहाँ पे आप सेंड कर दीजिएगा। वहाँ पे जो भी देखेगा टीम का इंसान वो आपको मैसेज कर देगा और रिप्लाई कर देगा, और ना केवल आपके डाउट को सॉल्व कर देगा बल्कि आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर देगा जो भी आपको नीड होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल साइंस के मोस्ट एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर आए हैं। ज़्यादा नहीं है, 20 हैं, और ऐसे करके हम लगभग में कोशिश करेंगे 100 से 150 क्वेश्चन तो हम एमसीक्यू के करके जाएं, ताकि पेपर में हमारा एमसीक्यू सबसे मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू के होते हैं, और ना केवल एनआईएस में, अब तो सीबीएसई में भी देखो 22 क्वेश्चन, कम से कम 20-22 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रखने लगे हैं। तो हम क्यों ना एमसीक्यू पे फोकस करें, है ना। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाया जाए और एमसीक्यू की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाकी मैंने जो कह दिया है आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड बायो में, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और जो भी सवालों का जवाब चाहिए ना वहीं पे आपको मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन प्रदान करता है। ठीक है, हु ग्रांट्स फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स इन इंडिया, यानी भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखो, मौलिक अधिकार से हमारा तात्पर्य है वो बेसिक, वो साधारण अधिकार, ठीक है, जो कि हर एक नागरिक को जन्म के बाद ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो जन्म के बाद ही हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और वो भी किसके द्वारा दिए जाते हैं, हमारे संविधान के द्वारा, और उसको मनवाता कौन है, लाइक सुप्रीम कोर्ट की देखभाल करता है एक तरह से। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक है, मगर इसमें लिखा है भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन प्रदान करता है। ऑब्वियस सी बात है ना, भारतीय संविधान ही देगा। ठीक है, अगर संसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में होगा तो वो तो फिर मिसयूज़ भी कर सकते हैं उसका, है ना। तो कोई भी चीज़ जो हमें संविधान से मिली होती है उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, भारतीय संविधान से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई। और ये सारे क्वेश्चन वही है जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ लेना बिल्कुल ना भूलें, वो भी आपको पता है कहाँ पे लेना है। ठीक है, चलो, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी, तो लिखा है इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। ठीक है, कौन से साल में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी, है ना, वो किस साल में हुई थी। तो ऑप्शन है 1750, 1789, 1815 या 1857। ठीक है, और इंग्लिश वालों को बोलूँ 1750, 1789, 1815 एंड 1857। अभी तो मैं आंसर के साथ लेकर आया हूँ, मगर नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल भी ऑप्शन लेकर आऊँगा, सिर्फ आंसर लेकर नहीं आऊँगा, तो आपको तुरंत बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर है वो 1789 है, ऑप्शन नंबर बी 1789। खुश, क्लियर हो गया। चलिए, अगला आता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू की गई थी। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके पेपर में लास्ट टू लास्ट पूछे गए हैं, वो 2-3 सालों से बहुत पूछे जा रहे क्वेश्चन है। ये मोस्ट रिपीटेड के अगर आप सीरीज बनाओ ना तो पेपर में आएगा। अब ये 20 क्वेश्चन में से कम 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटी है, लिख लो, आएगा 5-6 क्वेश्चन पक्का है।
ठीक है। तो लिखा भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू की गई थी, यानी अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 44 अमेंडमेंट 44वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 86। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 73 जो है उसका बेस्ट है, पंचायती राज 73 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर। चलो, कई बार ऐसा भी होता है एक खास क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ना फंस जाते हैं, तो कभी कभी वो भी गलत हो सकते हैं, तो मैं उसको कंफर्म 110% तो मैं नहीं कह सकता। आपको देखिए 600 वीडियोस जा चुकी है, 600 से ऊपर हो चुकी है, 650 के करीब है, तो जाहिर सी बात है एक आध क्वेश्चन में कहीं अगर कोई गलती होती है तो उसको एक बार रीचेक करने का भी काम आपका है। अगर आप मेरे को बोलोगे भैया डाउट लग रहा है तो इस पर काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 4th जैव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण को बढ़ावा देना प्रमोट अर्बनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्लियर, बताओ यस और नो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका बिल्कुल सही आंसर है जैव विविधता, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ जैव मंडल, तो जैव मंडल जो है जैव विविधता से क्या है कनेक्टेड है। तो जैव विविधता का संरक्षण जो है ना, बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है वो मेन कारण है इसका। ठीक है, चलो अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं, कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो गंगा आएगी, और चौड़ी नदी के नाम पे ब्रह्मपुत्र आएगी, मगर ब्रह्मपुत्र बाहर ज़्यादा मतलब ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, इसलिए गंगा को हम इंडिया की मानते हैं। यानी इन चारों में सबसे ज़्यादा इंडिया की जो मानी जाती है ना वो गंगा ही मानी जाती है। और गंगा का एक अलग वो भी है, हमने ये भी नोटिस किया है ना, एक अलग ही ऑरा है गंगा का। ठीक है, चलिए अगला है ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना गोदावरी। ठीक है, चलो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। चलो, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, बताओ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो लिखा है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद और राज्य विधानसभाएं यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन। देखो यार हमारा तो राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए देखो एक हर बार देखना, आप जिनको गाली दे सकते हो ना, जिन्हें आप चुनते हो उन्हीं को गाली दे सकते हो, आप सबको गाली नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप मोदी जी को गलत कह सकते हो, आप केजरीवाल को गलत कह सकते हो, यानी अपने स्टेट के सीएम को गलत कह सकते हो, पीएम को गलत कह सकते हो, मगर आप राष्ट्रपति को कुछ नहीं कह सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ नहीं कह सकते, है ना, या फिर किसी IAS IPS को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या हैं, वो लोग अपने दम पे वहाँ बन के गए हैं, वो अपने एक किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करके आए हैं वहाँ पे। अब आप जिन्हें चुन रहे हैं उन्हीं को तो बोल सकते हो, उन्हीं से तो आपकी एक उम्मीद है ना। आप मेरे से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपकी उम्मीदें किससे है, मुझसे है ना। अब मैं ये तो है नहीं कि आप किसी और को मेरे बदले डाल दोगे, कुछ कह दोगे। तो जिनसे उम्मीदें होती हैं, जिन्हें चूज़ करते हो, वही आपके इन सब कामों के लिए माने जाते हैं। क्लियर, सही या गलत बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, सही हुआ या नहीं हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद और राज्य विधानसभाएं। कौन करता है, बताओ कौन करता है, संसद और राज्य विधानसभाएं। ठीक है, तो संसद और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, पार्लियामेंट होती है, और स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, उन सब की बात करूं तो वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वो सब इसी में आते हैं। चलिए अगला आता है हमारे सामने, तो संसद और राज्य विधानसभा के बारे में बात कर ली थी हमने। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में ये था कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर करती है। एंड नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया।
तो इसका जो आंसर हमारे सामने, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो 44 अमेंडमेंट एक्ट याद रख लेना, ठीक है। तो 42 में नहीं होगा, 41, 61, 52 ये सब नहीं होंगे, बस 44वां होगा। चलो तो आप लोग इतना बता दीजिए, चलो ये भी मान लेता हूँ मैं कि 42 अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए फेमस है। नहीं पता, अगली बार बता दूँगा। संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया था मालूम है आपको? मौलिक अधिकार था, पहले मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार आता था, मगर अब हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर किसी समय में गवर्नमेंट को उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे लाइक आपने भी देखा होगा कि अगर मेन रोड पे किसी का घर है और सड़क निकालनी है, ठीक है, या फिर मेट्रो बनानी है किसी एक खेत के ऊपर से, तो वो बंदा तो बोलेगा नहीं भाई ये ऊपर से हटाओ, यहाँ पे ब्रिज नहीं बनेगा, आप कहीं से भी निकाल लो। तो इससे गवर्नमेंट के काम में क्या आती थी? प्रॉब्लम्स आती थी, गवर्नमेंट के काम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। क्लियर? यस और नो जल्दी बताओ। क्लियर? ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार कैसे हटा? इसलिए हटा, ठीक है। बाकी कब हटा ये आपको बता दिया गया है। 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत संपत्ति के अधिकार को निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। 8 जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण तो आप लोगों को सुना होगा, मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट में हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। और जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, ठीक है, इन्हें द आयरन मैन भी कहा जाता था। उसमें लौह और रक्त की नीति इन्होंने अपनाई थी। इंडिया के अंदर बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। वो अभी आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आपको अगले साल पढ़ना पड़ेगा। तो बलबन जो थे, जो इल्तुतमिश के बाद आए थे, ठीक है, तो वो उन्होंने इंडिया में रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यानी कि इसका मतलब होता है कि कैसे भी मुझे आज़ादी पानी है, कैसे भी मुझे आज़ादी पानी है। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि ऑटोमन बिस्मार्क जो थे ना, उनको एक राजा का सपोर्ट था, जो कि विक्टर एमेनुअल थे। आप देख लेना एक बार, ठीक है, इंग्लैंड के थे साथ, देख लेना एक बार, प्रसा या परसा के थे, तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था, ठीक है। अगर आपने जर्मनी का एकीकरण का एक वीडियो नहीं देखा तो मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, तो आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। उसको आप एक बार जर्मनी के एकीकरण को पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारी वीडियो देखो प्रीवियस ईयर में मैंने डाल रखी है, बहुत सारी है। अब 600 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, आप खुद तो सोचिए। तो NIS वालों से सिर्फ यही उम्मीद है, आपका एग्ज़ाम कभी भी है, मैं 600 की बात कर रहा हूँ, 600 छोड़ो 300 भी कर दो, आप 300 वीडियो भी देख लो डबल स्पीड में करके। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नया लगे, ठीक है। कोई भी आपको एग्ज़ाम नया नहीं लगेगा, क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑटो वन बिस्मार्क इसका जर्मनी का एकीकरण का मेन वो था, जो पर्सन था, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का हेड ऑटोमन बिस्मार्क कहा जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। याद रखिएगा इस नाम को, ये नाम तब भी आया ऑटो वन बिस्मार्क, तो आपको याद होना चाहिए जर्मनी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, बताइए। तो देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, पुनर्जागरण की शुरुआत पूछ लेगा, ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत पूछ लेगा तो आप क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले कहता हूँ, पुनर्जागरण पूछेगा इटली, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की बात करेगा तो ब्रिटेन। पहली क्रांति पूछ लेगा, फेमस क्रांति, तो फ्रांस की पहली क्रांति पूछ लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ऑटोमन का नाम याद आएगा तो जर्मनी पहुंच जाना, ठीक है। समझ में आ गया? यस और नो बताओ, ठीक है। तो इन 4 नामों को ऐसे याद रखना कि फ्रांस से फ्रांसीसी क्रांति पूछी जाती है, इटली से पुनर्जागरण पूछा जाता है, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति पूछी जाती है, ऑटो वन बिस्मार्क का नाम लिया जाएगा तो इसका मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूछी जाएगी। क्लियर? 9th क्वेश्चन है ना। तो ब्रिटेन के अंदर आता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में इसलिए हुई थी। सबसे पहले तो देखो कि ब्रिटेन चारों तरफ से किससे समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको ज़्यादा पैसा इधर उधर खर्च करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो उसने क्या किया, अपने देश में फैक्ट्रीज वगैरह खोलनी शुरू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, कच्चे माल की ज़रूरत के लिए उन्हें यूरोप भागना पड़ा, अफ्रीका भागना पड़ा, यहाँ तक कि एशिया की कंट्री को भी उन्हें अपना गुलाम बनाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल की स्टार्टिंग पे, कच्चे माल के लिए। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब भी था कि उद्योगों की क्रांति, तो उद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, ठीक है। समझ में आ गया? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग इज, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये तो इसी क्वेश्चन है, ये तो 5वीं क्लास के बच्चे से ही पूछोगे तो वो भी बता देगा। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान बना कब था, ठीक है। समझ में आ गया? आपको इतना पता होना चाहिए भारतीय संविधान बना कब था। लागू तो 1950 में हुआ, बेस्ट है, बट बना कब था ये आप लोगों को कमेंट में बताना चाहो तो हु इज़ द फादर ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मैंने आपको बता दिया ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक किया हुआ है आपको, जो भी वहाँ पे लिंक है, ठीक है, उस लिंक पे एक पिन किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। आपसे रोज़ 2 वीडियो आया करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी हो ना कमेंट में ज़रूर लिखना। जो